अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अदर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रार रियाज़ और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है सर आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है और आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैर वाफियत से होंगे। तो सर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान को लेकर। तो सर कोयटा में हालात बदतरीन हो चुके हैं और फिर हमने देखा कि माहरा की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। ओवरऑल इस सिचुएशन को आप कैसे सम अप करेंगे? देखिए, मेरे और रजा रूमी साहब के जो हमारे नया दौर के एडिटर हैं, उनके दरमियान गुज़िश्ता 1-2 साल से काफ़ी बहस चल रही थी महारंग बलोच के हवाले से। रजा रूमी साहब का मौक़िफ़ था कि महारंग बलोच एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, लिहाजा पाकिस्तान में सियासी जद्दोजहद का रास्ता खुला रखना चाहिए और अस्करी जद्दोजहद का रास्ता बंद करना चाहिए। लिहाजा महारंग बलोच पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उनको अपनी सियासी सरगर्मियाँ और इंसानी हकूक़ की सरगर्मियाँ करने की खुली इजाज़त होनी चाहिए और इस सिलसिले में जो रियासत उन पर सख्तियाँ करती है, वो नहीं करनी। मैं रज़ा रूमी साहब को हमेशा कहता था कि महारंग बलोच दहशतगर्दों का सियासी चेहरा, एक शक्ल में वो पाकिस्तान जो दहशतगर्द हैं, उनका बीएलए सियासी चेहरा और उनकी सियासी सहूलतकार है। और मेरे और रजा रूमी साहब के दरमियान ये बहस गुज़िश्ता 1.5-2 साल से चल रही थी और वो अपने मौक़िफ़ पर कायम थे, मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम था। इसीलिए हमने बहुत कम नया दौर पर के इस प्रोग्राम में महारंग बलोच को डिस्कस किया, क्योंकि मेरे और रजा रूमी साहब के दरमियान कोई इत्तेफाक इस मामले में नहीं हो पा रहा था। पर मैं समझता हूँ कि अब रजा रूमी साहब का मौक़िफ़ आज जो है, वो कमज़ोर हो गया जब महारंग बलोच जाफर एक्सप्रेस के दहशतगर्दों की लाशों की वारिस बन गई, तो यकीनन वो दहशतगर्दों की सहूलतकार और उनकी साथी बन गई। अगर वो इस मौके पर शोहदा के साथ खड़ी होती, जो इस वाक़े में फौजी शहीद हुए या मुसाफिर शहीद हुए, और वो उनके घरों में ताज़ियत के लिए जाती, तो रज़ा रूमी साहब का मौक़िफ़ सच साबित हो जाता कि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। अगर वो जो पंजाबी मारे जाते हैं, वो उनके घरों में ताज़ियत करने के लिए मुझे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नज़र आती, तो मैं कहता कि रज़ा रूमी साहब का मौक़िफ़ ठीक है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और उसको एक पंजाबी के मरने पर भी उतना ही दुःख है, जितना एक बलोच के मरने पर दुःख है। एक सिंधी के मरने पर भी उतना ही दुःख है, जितना एक बलोच के मरने पर दुःख है। लेकिन जब वो पंजाबियों की मौत को जस्टिफाई करती थी, तो मैं रज़ा रूमी साहब से बिल्कुल इख्तलाफ करता था। लेकिन रज़ा रूमी साहब का सॉफ्ट कॉर्नर महारंग बलोच के लिए हमेशा से मौजूद रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज अब रज़ा रूमी साहब को भी अपनी पॉलिसी पर असर नौ जायजा लेना चाहिए। देखें, वो कुछ सिविल अस्पताल कोयटा में जो जाफर एक्सप्रेस के हाईजैकर्स की लाशों को अपने ये कहकर लेना चाह रही हैं कि हम उनके वारिस हैं। इन्हीं लोगों के बारे में 1 महीना पहले वो ये कह रही थी कि ये मिसिंग पर्सन हैं और ये रियासत पाकिस्तान के पास हैं और ये जबरी गुमशुदा हैं। आज वो कह रही हैं कि ये हम इनके वारिस हैं और ये जो दहशतगर्द थे, जिन्होंने ट्रेन हाईजैक की, ये हमारे प्यारे हैं। तो मेरा मतलब है, एक तो वो मिसिंग पर्सन वाला सारा बयानिया उन्होंने खुद ही कोलैप्स कर दिया कि जो लोग पहाड़ों पर दहशतगर्दी के लिए चले जाते हैं, ये उन्हीं को मिसिंग पर्सन बनाकर रियासत पाकिस्तान पर हमला करती हैं। जब और फिर जब आप दहशतगर्दों की लाशों के वारिस बनेंगे, तो आप दहशतगर्दों के वारिस बनेंगे, आप दहशतगर्दी के वारिस बनेंगे। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि हमें बड़ी क्लियर लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए। और मुझे दुख है कि एक वक्त में जब महारंग बलोच जो हैं, वो नोबेल प्राइज के लिए नामजद हो रही थी, वो आज इस जाफर एक्सप्रेस के के दहशतगर्दों के वारिस बनकर अपना वो कैरियर भी खत्म कर रही हैं, क्योंकि अब तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से भी जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग के खिलाफ करारदाद पास हो चुकी है। यूरोपियन यूनियन इस पे कर चुकी है करारदाद और मजम्मत कर चुकी है, दुनिया के हर मुल्क ने मजम्मत की है। तो एक जो खातून जो इन दहशतगर्दों की वारिस है, वो फिर अमन का अवार्ड तो नहीं हासिल कर सकेगी, क्योंकि फिर तो वो दहशतगर्दों की वारिस है जिसकी पूरी दुनिया ने मजम्मत की है और उसने नहीं की है। और वो उन दहशतगर्दों के साथ खड़ी है जिस दहशतगर्दी की दुनिया मजम्मत कर रही है। तो मैं समझता हूँ उसने अपना सारा केस और सारी जद्दोजहद भी खराब कर ली
और खत्म ही कर। आज हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार किया है, और हम्म। मैं समझता हूँ ठीक गिरफ्तार किया है, क्योंकि वो भी एक कराची कोयटा हाईवे बंद कर कर बैठेंगी 200-300 लोगों के साथ। देखिए, अवामी हमायत नहीं है महारंग बलोच के साथ। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। तुर्की के मेयर को गिरफ्तार किया गया है, जो तैयब अर्दोगान के सबसे बड़े मुखालिफ समझे जाते हैं, और अगला इलेक्शन समझा जाता है कि उन्होंने तैयब अर्दोगान के मुकाबले पे लड़ना। उनको तैयब अर्दोगान की हुकूमत ने गिरफ्तार किया है, तो आज लाखों लोग इस्तांबुल में उनकी हिमायत में निकले हैं। इसको अवामी हिमायत कहते हैं। आप 300 लोगों के साथ सड़क पर बैठी हैं, कोयटा की आबादी लाखों है। अगर आपके साथ 10,000, 5,000, 20,000 लोग भी बैठने को तैयार नहीं है सड़क पर, तो फिर आपके साथ अवामी हमायत तो नहीं है। अवामी हमायत जब बाहर निकलती है तो फिर लोग हजारों लाखों की तादाद में निकलते हैं। और फिर अगर आप बलूचिस्तान की यूथ की असल नुमाइंदा है, तो फिर बलूचिस्तान में तो यूथ की अक्सरियत है। सारी यूथ सड़कों पे होती, लेकिन यूथ तो सड़कों पे नहीं थी। मेरे ख्याल में जो ये एक मिथ थी कि वो बलोच नौजवानों की नुमाइंदा है और नौजवान उनको बहुत पसंद करते हैं, उनका जो ये जो एहतजाज है जिसमें सिर्फ 200, 250, 300 लोग आए, और उसमें भी वो खवातीन का शेल्टर लेती हैं कुछ, जो आज भी आप देखें कलात के में 5 मजदूरों को मारा गया है। ये उनके शनाख्ती कार्ड देख करके वो पंजाबी हैं। तो ये कोई पॉजिटिव सियासत तो नहीं है कि आप शनाख्ती कार्ड देखकर पंजाबी मारें और महारंग बलोच उसको जस्टिफाई करें। तो मैं समझता हूँ कि ये गिरफ्तारी बनती। पिछले दिनों तस्करा आया था ना कि नाम ये बाहर फ्लाई नहीं कर सकते, तो पासपोर्ट भी इनके, उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अच्छा, उस वक्त भी एक बहस थी। हमारे रूमी साहब जैसे तरक्की पसंद लोग और लिबरल लोग और इंसानी हकूक के लिए जो बहुत केयर करते हैं, उनका ख्याल था कि ट्रैवल करने देना चाहिए। रियासत का ख्याल था कि ये एंटी स्टेट जो है पॉलिसीज में है, और ये जाकर को पाकिस्तान के खिलाफ ही लॉबिंग करती हैं, और ये हम्म। दहशतगर्दों का नेटवर्क चलाती हैं, और ये उनकी पॉलिटिकल फैसिलिटेशन करती हैं, लिहाजा इनको नहीं ट्रैवल करने देना चाहिए। लेकिन आज तो समझ आ गई ना कि उनकी ट्रैवल भी टेररिज्म की सपोर्ट के लिए था। वो वो उन्हीं के जस्टिस लिए फंडिंग इकट्ठा करती हैं, उन्हीं के लिए उन्हीं का मुकदमा लड़ती हैं, उन्हीं के लिए काम करती हैं। तो फिर मेरा मतलब है आज तो फिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई ना मुकम्मल तौर पे, जब वो सिविल अस्पताल कोयटा से दहशत गर्दों की लाशें जबरदस्ती उठा कर ले गई कि ये हमारी लाशें हैं, हम इनके वारिस हैं। कोई बड़ा जलसा ये नहीं कर सकते, कोई लोग नहीं निकलते इनके साथ। ये 200-300 को 100 खवातीन के साथ सड़कों पर बैठ जाती हैं, छोटे बच्चे लाकर उनको ह्यूमन पॉलिटिकल ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। आज भी खवातीन को पॉलिटिकल ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रही थी। तो उसके अलावा इनके साथ अवामी हमायत नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक डेडलॉक भी था कशीदगी के साथ। दोनों जी। के दरमियान बातचीत का भी सारे रास्ते बंद थे। तूरखम बॉर्डर भी कोई 25-30 दिन बंद रहा, लेकिन कोई डिप्लोमेटिक एक्टिविटी नहीं हुई। और उसके अलावा भी बहुत टेंशन भी रही, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुई, लेकिन कोई बातचीत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नहीं थी। और लगता था एक बिल्कुल डेडलॉक है। मैं समझता हूँ वो डेडलॉक आज टूटा है, और पाकिस्तान के खसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान जो है मोहम्मद सादिक, वो काबुल गए हैं। और यकीनन अफगान तालिबान की हुकूमत ने कोई बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया होगा तो पाकिस्तान ने अपने खसूसी नुमाइंदे को काबुल भेजा है ना। अगर वो बातचीत या पाकिस्तान की शराइत ना मान रहे होते, तो फिर उनको काबुल भेजने की जरूरत कोई नहीं थी, वो तो मामला चल रहे थे। मुझे लगता है कि काबुल को भी कुछ अंदाजा हुआ है कि पाकिस्तान के साथ बहुत किसी नाराजगी और किसी की सूरत में उनका भी काफी नुकसान हो रहा है। ट्रांजिट ट्रेड बंद है, क्योंकि आज जो एलामिया आया है उसमें ट्रांजिट ट्रेड का बहुत जिक्र है कि वो खुलनी चाहिए। और किसी ना किसी तरह जब बॉर्डर्स बात हुई और जो हार्ट स्टेट की बात हुई, तो अब तालिबान को हीट महसूस हो रही है कि पाकिस्तान से नाराजगी की सूरत में उन्हें क्या है। देखिए, उनके दूसरी तरफ ईरान है। पहले वो बहुत डिपेंड कर रहे थे ये कि अगर हम पाकिस्तान से लड़ेंगे तो हम ईरान से ट्रांजिट ट्रेड कर लेंगे, हम हम्म। ईरान से चीजें ले आएंगे और हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिकी वफद जब उनको मिला है, तो अमेरिकी वफद ने उन्हें ईरान से दूर रहने का मशवरा दिया है, ईरान से ट्रेड ना करने का मशवरा दिया है। और ईरान के खिलाफ तो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करने की बातें हो रही हैं, बटग्राम एयर बेस जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने की बातें हो रही है।
اور افغان طالبان پر یہ دباؤ ہے کہ وہ ایران کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیں، تو ایسی صورت میں ان کے افغان طالبان کے پاس بھی پاکستان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہ جاتا. انہیں پھر پاکستان سے بات کرنی ہے جب ان کے پاس ایران نہیں ہے، اور ان کو ٹریڈ کے لیے بھی پھر پاکستان کا روٹ چاہیے اگر ایران کا روٹ ان کو اویلیبل نہیں ہے. تو میرے خیال میں افغان طالبان جو ایران پر انحصار کر رہے تھے، وہ امریکی وفد سے ملاقات کے بعد ان کو اندازہ ہوا ہے کہ وہ انحصار کو زیادہ پازیٹیو نہیں ہے، اور آگے 2-3 ماہ میں شاید ایران کے ساتھ تو انٹرنیشنلی حالات زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں ان پر بہت دباؤ ہوگا کہ وہ اپنی سوائل ایران کے خلاف استعمال ہونے دیں. تو ان کے افغان طالبان کو بھی نظر آیا ہوگا کہ پاکستان کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ڈیڈ لاک بھی ٹوٹا ہے اور کشیدگی جو بات چیت کے راستے کھلے. تو ناظرین، یہ تھی آج کے اندر کی باتیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.